साथियों, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 19वां दिन है। आज हम मालदा से यहाँ जंगीपुर आए हैं और रास्ते में हम ऐतिहासिक फरक्का बराज से गुजरे थे। मालदा से लेकर जंगीपुर तक सड़कों पर इतने लोग खड़े हुए थे, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, समाज के हर वर्ग राहुल जी को और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भरपूर और बहुत उम्दा स्वागत देने के लिए। बीच में राहुल जी बीडी श्रमिकों से भी मिले, महिला बीडी श्रमिकों से भी मिले और उनसे बातचीत की कि उनके लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए और क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस मात्रा में आज हमने लोगों को देखा मालदा से लेकर जंगीपुर तक, पहले 18 दिनों में हमने नहीं देखा है। जलपाईगुड़ी में, सिलीगुड़ी में, उत्तर दिनाजपुर में, सिलीगुड़ी में, सब जगह हमारा भरपूर स्वागत हुआ। पर आज जो स्वागत राहुल जी का हुआ है बिल्कुल अभूतपूर्व है और ये दर्शाता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदेशा जो है, राहुल जी जो निकले हैं 5 न्याय के बारे में जो बात करते रहते हैं, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय, ये संदेशा लोगों तक पहुंच पा रहा है। मैं आज और कल हम पश्चिम बंगाल में रहेंगे। यहाँ से हम बहरामपुर जाएंगे और कल 3:30 बजे हम पश्चिम बंगाल से होकर झारखंड में प्रवेश करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये पश्चिम बंगाल का यात्रा जो है कांग्रेस संगठन में एक नई ऊर्जा लाई है। कांग्रेस संगठन में एक नई शक्ति आई है और ये न केवल कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा पर इंडिया गठबंधन को भी फायदेमंद होगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है। ये एक राष्ट्रीय गठबंधन है 28 पार्टियों का। अभी 27 हो गए हैं क्योंकि एक नेता ने पलटी मारकर एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो 27 पार्टियां हैं। ये विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, ये लोकसभा चुनाव के लिए है। विधानसभा में इंडिया गठबंधन के पार्टियां एक दूसरे से लड़ती हैं। हम आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब और दिल्ली में लड़ते हैं विधानसभा के लिए, हम लेफ्ट के साथ केरला में विधानसभा में लड़ते हैं। तो ये इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है पिछले 6-7 महीने से जो हम कह रहे हैं, इसका एक ही मकसद है और वो मकसद है बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को हमारे देश की राजनीतिक प्रणाली से बाहर निकालना। ये एक वैचारिक मुकाबला भी है, एक वैचारिक टक्कर है। वो लंबा समय लगेगा, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, पर बीच में चुनाव के मील पत्थर आते हैं और पहला मील पत्थर हमारे लिए 2024 के लोकसभा चुनाव है। तो सभी पार्टियों को ये समझना चाहिए और कांग्रेस को भी समझना चाहिए। मैं सभी पार्टी, जब मैं कहता हूँ, मैं अपने आप को जोड़ता हूँ उसमें, कि इंडिया गठबंधन को कमज़ोर हमें करना नहीं चाहिए। हमें जो कुछ करना है, इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना है और इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के संदर्भ में
एक विशेष महत्व रखता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बार बार कहा है कि वो इंडिया गठबंधन में है और रहेगी। कांग्रेस पार्टी इस बयान का स्वागत करती है और कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि तृणमूल का निशाना बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी का निशाना भी बीजेपी है। बीजेपी को हटाना चाहते हैं पश्चिम बंगाल के 42 सीटों में से। अभी 18 हैं बीजेपी के, उसको हम घटाना चाहते हैं, हम उसको जीरो करना चाहते हैं। इसीलिए तो इंडिया गठबंधन बना है। गठबंधन में बातचीत होती है, बातचीत में लेन देन होता है। हम कुछ लेते हैं, दूसरी पार्टियां कुछ देती हैं, हम कुछ देते हैं, दूसरी पार्टियां कुछ लेती हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज होता है, एक समझौता किया जाता है। और समझौता तभी किया जाता है जब सभी पार्टी ईमानदारी से खुलकर अपनी बात रखे, मीडिया में नहीं है, पर जब बातचीत होती है फेस टू फेस, तो उसी भावना के साथ हम इस गठबंधन को पश्चिम बंगाल के संदर्भ में देखते हैं। तृणमूल और कांग्रेस पार्टी दोनों एकजुट हैं बीजेपी को हराने के लिए। मैं जानता हूं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की ओर से एक बयान भी आया है, माफ कीजिए, एक बयान भी आया है, पर वो उनका बयान है, ये एक संयुक्त बयान नहीं है। एक संयुक्त बयान, एक जॉइंट स्टेटमेंट की जरूरत है कि हम इतने सीट में लड़ेंगे और अलग अलग पार्टियां कितने सीट में लड़ेंगी। वो संयुक्त बयान हम खुले मन से, सही नियत से और पूरी ईमानदारी से इस प्रक्रिया में शामिल हैं। हम कुछ मीडिया के द्वारा नहीं बोलना चाहते, पर जो कुछ बोलना है आमने सामने हमारे नेताओं के बीच में बात होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों में एक संयुक्त फॉर्मूला निकाला जाएगा, एक तरफा फॉर्मूला नहीं। हम नहीं कह सकते कि हम इतने सीट लड़ेंगे और पार्टी कह नहीं सकती हम ये सीट लड़ेंगे। बातचीत की जरूरत है, आमने सामने बातचीत की जरूरत है। और सभी लोगों को, कांग्रेस पार्टी में, तृणमूल में, सभी पार्टी में लोगों को ये पहचानना चाहिए, नेताओं को ये पहचानना चाहिए कि ये लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है, विधानसभा के लिए नहीं। तीसरी बात, जब 14 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर में शुरू हुआ था, उसी दिन हमारे जो दिल्ली में बैठे हुए मुहूर्त के विशेषज्ञ, मुहूर्त ढूंढने के विशेषज्ञ हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने मुहूर्त निकाला मिलिंद देवरा को कांग्रेस से भगवाने का, ताकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पटरी से निकाला जाए। और उसमें वो सफल नहीं हुआ। जब हम बिहार पहुंचने वाले थे, एक दिन पहले उन्होंने नीतीश कुमार से पलटी करवाया, वो भी एक मुहूर्त। अभी कल जब हम झारखंड में अंदर झारखंड में प्रवेश हो रहे हैं, आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इसका मकसद एक ही है, किसी भी हालत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल न होने दें। और जो कार्रवाई ये कर रहे हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ, राहुल जी को 55 घंटे इन्होंने पूछताछ की पहले, पिछले साल, आपको याद होगा। लालू जी के खिलाफ ईडी, सीबीआई, स्टैलिन साहब के मंत्रियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई,
आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई, ये सब क्या दर्शाता है? ये सब ये दिखाता है कि जो G2 है, हमारे G2, G20 गया, अभी G2 बाकी है। G2 नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये सिर्फ उत्पीड़न की राजनीति, पॉलिटिकल हैरेसमेंट, उत्पीड़न की राजनीति और प्रतिशोध की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा, इसमें विश्वास रखते हैं। ये कार्रवाई जो की जा रही है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, इंडिया पार्टी, इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ, माफ कीजिए, एक मिनट पानी पी लें। ये जो कार्रवाई की जा रही है, ये जो कार्रवाई की जा रही है इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ, ये बिल्कुल उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति है। ये पार्टियों को बदनाम करने के लिए की जा रही है, विपक्ष एकता को बदनाम करने के लिए की जा रही है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ध्यान हटाने के लिए ये की जा रही है। हम पीछे हटेंगे नहीं, हम डरे नहीं हैं। राहुल जी ने बार बार कहा है, मैं एक बार उसको फिर दोहराऊंगा क्योंकि वो सच्चाई है। जो लोग धमकी देते हैं वो डरे हुए हैं, जो डरते हैं वो धमकी देते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह डरे हुए हैं और इसीलिए बार बार ये धमकी। आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जो युवक लोकसभा में प्रवेश हुए थे, सभी कानून का उल्लंघन करके उन्होंने एक बयान दिया है न्यायालय में कि उनको मजबूरी कहना पड़ रहा है कि विपक्ष पार्टियों का हाथ था उस हादसे में, क्योंकि ये लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, परेशानी में हैं। पर हम पीछे हटेंगे नहीं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलता रहेगा। राहुल जी पश्चिम बंगाल में, झारखंड जाएंगे, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात, गुजरात से के बाद महाराष्ट्र। मुंबई को 20 या 21 मार्च तक मुंबई में पहुंचने की गुंजाइश है। तो मैं यही कहना चाहता था। मैं समझता हूँ सारे सवालों को जवाब मैंने मेरे वक्तव्य में दे दिया है, तो कुछ सवाल बाकी नहीं है। पर अगर आपका कोई सवाल है मैं जवाब दूंगा। सर, 2 सवाल है। एक कि वाम की आप लोगों के टेंट में CPIM पॉलिट ब्यूरो का मेंबर, यहाँ का स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम है। उन लोगों ने ये साफ कह दिया कि अगर TMC के साथ आप लोगों का कोई भी रिश्ता हुआ तो बंगाल में कांग्रेस के साथ या फिर कोई भी पार्टी के साथ, TMC के साथ जो भी जाएगा उन लोगों का कुछ भी रिश्ता नहीं होगा। इसके साथ जो है ममता जी ने कहा है कि कांग्रेस को पहले CPIM का हाथ छोड़ना। देखिए, इंडिया गठबंधन पटना में मुलाकात हुई 23 जून को, 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक हुई और 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक हुई। 3 बैठकें हुई हैं और सभी बैठकों में वामपंथी के नेता सीताराम येचुरी, डी राजा, RSP सभी लोग थे, वहां शामिल थे। फॉरवर्ड ब्लॉक, TMC, कांग्रेस, CPIML सभी लोग शामिल थे, पटना में, बेंगलुरु में, मुंबई में। हम ये मानकर चल रहे हैं, जब मैं 27 पार्टी की बात कर रहा हूं, उसमें कांग्रेस शामिल है, तृणमूल शामिल है, CPM शामिल है, CPI शामिल है, फॉरवर्ड ब्लॉक शामिल है, RSP शामिल है, CPIML शामिल है। वो 27 पार्टियों की लिस्ट में उनका नाम है और वो 3 बैठक वो मौजूद थे अलग अलग शहरों में। अभी जो कुछ कहा जा रहा है, मैं सुन रहा हूं
पढ़ रहा हूं, पर इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर एक बात है सर, कहा कि स्टालिन के बारे में बात किया, केजरीवाल के बारे में बात किया, ईडी सीबीआई पॉलिटिक्स, लेकिन बंगाल में टीएमसी के कुछ मिनिस्टर अभी जेल में है, ईडी सीबीआई लेके गए हैं। जहां नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछले 10 साल में ये अन्याय काल रहा है, और एक प्रतीक अन्याय काल का ये है कि जो कोई पार्टी बीजेपी का विरोध करती है उसके नेता के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ा जाता है। पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, दिल्ली हो, कर्नाटक में भी हुआ है, केरला में अभी हो रहा है। जहां कहीं विपक्ष की पार्टियां हैं उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ा जाता है। इसमें मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में भी हुआ है, कर्नाटक में भी हुआ है। जहां होना चाहिए, जैसे कि असम के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती, पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये 3 संस्थाओं का दुरुपयोग जो मोदी सरकार बार बार कर रही है अलग अलग राज्यों में, मैं समझता हूं, कांग्रेस पार्टी समझती है कि ये प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति है। आप क्या समझते हैं पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है? मैंने क्या कहा, सारे देश में जिन जिन राज्यों में हो रहा है, जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो दुरुपयोग हो रहा है वो उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति है। जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कीजिए, पारदर्शिता से कीजिए, सबके खिलाफ कीजिए जिनके खिलाफ सबूत है, पर लटका के मत रखिए राजनीति के लिए। और दिन बाय दिन रोज कुछ ना कुछ खबरें मत छपवाइए, इसके खिलाफ ये है, उसके खिलाफ ये है, लोगों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। अगर सबूत है न्यायालय में पेश कीजिए, कार्रवाई कीजिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई कीजिए। पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स आज पिछले 10 साल में स्वतंत्र संस्थाएं नहीं रही हैं। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बीजेपी के 3 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं। हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पश्चिम बंगाल में हमारा छात्र परिषद है, INTUC है, महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीजेपी में 3 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सुपर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रंटल तो है, महिला, युवा, वो सब है, पर सुपर फ्रंटल है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। सर एक बात है, विजिलेंस के बारे में तृणमूल कांग्रेस एक साथ ये न्याय रख रही है कि ये विचारधारा सेम है, पर कल राहुल ने कहा कि बंगाल की जनता इंटेलेक्चुअल होती है, पर ये इंटेलेक्चुअल जनता भी अब कंफ्यूज हो रही है कि हाई कमान कुछ कह रहा है, प्रदेश कांग्रेस कुछ कह रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय चुनाव के लिए है, ये विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। हमारा निशाना पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, सभी राज्यों में हमारा निशाना एक ही है। हम अर्जुन के माफिक एक ही निशाने पर हमारा आंख दे रहे हैं, और वो निशाना है बीजेपी। जमीनी राजनीति, बंगाल का जो जमीन राजनीति है, जहाँ पर प्रदेश कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है, और वे ये वामपंथियों के साथ एक साथ करके ये एकजुट होकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, और जो कुछ हमें करना है हम करेंगे। और जिस बेल्ट पे है मुर्शिदाबाद मालदा, वहाँ पे एक मिनट शेयरिंग अगर ना हुआ तो वोट शेयरिंग हो सकता है, क्योंकि बेल्ट ऐसा है। ये अरिथमेटिक गणित में मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको राजनीतिक हकीकत बता रहा हूँ। राजनीतिक हकीकत यह है कि हमें बीजेपी को 18 सीट से 0 लाना है, और उसके लिए जो कुछ कदम हमें लेने हैं हम करेंगे। सर ऑपोजिशन
alleges that Hemant Soren is being framed because he is from SC/ST community. Of course, he's a tribal CM. He's a tribal CM. Of course, he's being, the way he is being treated. Look at all of Mr. Modi's friends. Look at all those crony capitalists, those businessmen who have taken full advantage. The nexus between Modi and some of the businessmen. No action is taken when evidence is presented. And the way Mr. Hemant Soren is being treated, of course it shows not only that he is an opposition party CM, not only that he is an India party CM, but he's also a tribal CM. And more than a tribal CM, he comes from a very distinguished tradition. His father Shibu Soren was one of the major architects of the creation of Jharkhand. So this is absolutely, there is a bias in what has happened against, why is no action being taken against the Assam Chief Minister, Hemanta Biswa Sarma? Why only against Hemant Soren? Because Hemant has got Soren, but when Hemant has got Sarma, no action is taken. सर आज पहला फरवरी है, बजट का दिन है, बजट क्यों? अचानक निर्मला सीतारमण कह रहे हैं the economy is doing well but inflation is moderate. फिस्कल डेफिसिट देखिए, 5% मैं आंकड़े के खेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बजट नहीं था, ये वोट ऑन अकाउंट था। कोई भी सरकार आएगी वो जुलाई के महीने में रेगुलर बजट पेश होगा और हम उम्मीद करते हैं कि जनता के समर्थन से इंडिया गठबंधन की पार्टियां उस बजट को पेश करेंगी। पर 10 साल का जो अन्याय है उसके बारे में तो वित्त मंत्री चुप थी। 45 सालों में सबसे ऊंचा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है आज हमारे देश में। 45 ईयर रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हर 2 घंटे एक युवा आत्महत्या करता है या करती है बेरोजगारी की वजह से। गैस सिलेंडर का दाम देखिए, 1100 रुपया एक सिलेंडर। आवश्यक वस्तु है, सब्जी, दूध, चावल, चीनी, गेहूं, दाल, इनकी महंगाई देखिए। ये मॉडरेट नहीं है इनकी महंगाई, ये कमरतोड़ महंगाई है, ये मॉडरेट महंगाई नहीं है। पर 10 साल का जो अन्याय हुआ है उसके बारे में तो वित्त मंत्री, अगर वो कहती तो वो वित्त मंत्री नहीं रहेगी अगले 4 महीने के लिए। वो बेचारी, वो उन्होंने वही पढ़ा जिनको जो लिखा गया था उनके लिए। तो मेरी हमदर्दी है उनके साथ। Tax slab is same and they are asking for middle class housing scheme. देखिए, मैं जब वो बजट पेश हो रहा था मैं रास्ते में था तो मैंने पूरा सुना नहीं है, पर मोटे तौर से मैंने पढ़ा है कि टैक्स रेट में कुछ कोई बदलाव नहीं आया है, कोई बड़े योजनाओं की घोषणा नहीं की गई है। ये वोट ऑन अकाउंट है, ये 3 महीने के लिए वोट ऑन अकाउंट बजट है। पर जैसा कि मैंने कहा, बेरोजगारी के बारे में चुप्पी, महंगाई के बारे में चुप्पी और आर्थिक विषमताओं के बारे में चुप्पी। इन 3 विषयों पर वित्त मंत्री चुप हैं क्योंकि प्रधानमंत्री चुप है। जब प्रधानमंत्री बोलेंगे वित्त मंत्री कुछ कहेगी, उनको जो कहना है वो वहाँ कहा जाता है, वहाँ कहा जाता है, ये बोलिए। Sir, West Khana is being opened by court for puja in Gangati complex, which was closed by. Let us talk about भारत जोड़ो न्याय यात्रा। सर भाड़े If your party and alliance comes back to power, what is the roadmap that you have to restore the sanctity of ED, CBI and income tax? First, we have to come to power. When we come to power, we will ensure that ED, CBI and income tax, the draconian powers that have been given to these 3 agencies by the Modi government to harass businessmen, to harass traders, to harass political opponents, we will get parliament to change those laws. My last question related to न्याय यात्रा। Related to न्याय यात्रा। आज हम लोग जिस जिले पे खड़े हैं, 3-4 महीने पहले पंचायत के चुनाव में कई कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी मुर्शिदाबाद पे, इसी बहरमपुर पे, वो लोग के देहांत हो गए और आरोप है यहाँ के सत्ते पे जो है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। कौन सा अच्छा है?
राजनीतिक गर्मा गर्मी होती रहती है। मैं इससे भागने वाला नहीं हूँ, पर मैं आपके शिकंजे में भी नहीं पड़ने वाला हूँ, क्योंकि आप घुमा फिराकर मुझे स्थानीय विषयों पर लटकाना चाहते हैं ताकि आपको हेडलाइन मिल जाए। मैं आपको मेरी हमदर्दी उनके साथ है, मेरी हमदर्दी उनके साथ है। जो कुछ सहायता हमारी पार्टी को दे। आप पत्रकार हैं क्या? आप पत्रकार हैं? नहीं, आप पत्रकार हैं? नहीं, तो थोड़ा पत्रकार सम्मेलन है, राजनीतिक सम्मेलन नहीं है। तो जो मैं कह रहा था ये सब हकीकत है, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पीसीसी अध्यक्ष राहुल जी को इसकी पूरी जानकारी दी होगी। मैं उनके साथ में नहीं था, हमारे एआईसीसी प्रभारी भी थे, गुलाम अहमद मीर, दोनों ने राहुल जी से बात की होगी। पर मेरे मन में मेरे विचार, और मैं समझता हूं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में भी, राहुल जी के बारे में भी विचार ये है, स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय चुनाव के लिए है, ये स्थानीय चुनाव के लिए नहीं है। स्थानीय ऐसे मुद्दे होते रहेंगे, लड़ाई होती रहेगी। केरला में हम वामपंथियों के खिलाफ रोज लड़ाई होती है, पर इंडिया गठबंधन में वामपंथी पार्टी मौजूद है। तो ये बातचीत से हम हल, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि आज हम कलकत्ता में किसकी सरकार बनेगी उसके लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ी जा रही है वो दिल्ली की में हुकूमत किसकी होगी उसके लिए।